सोचिए, जब किसी अपने की मौत पर शक के गहरे बादल छा जाएं, तो सच्चाई तक पहुंचने का आखिर रास्ता क्या है? आज हम एक ऐसे ही बहुत ही हसास कानूनी अमल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सफ़र जो इंसाफ के लिए शक से शुरू होता है और यकीन पर ख़त्म होता है। और ये वो बुनियादी सवाल है जो कई खानदानों को एक बहुत ही मुश्किल सफ़र पर ले जाता है। जब मौत तबई न लगे और दिल को लगे कि सच्चाई भी साथ ही दफन हो चुकी है, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? चलें, इसी कानूनी रास्ते को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा सफ़र शुरू होता है शक के एक तकलीफदेह एहसास से, और कानून यहाँ एक गाइड का काम करता है जो सच्चाई की तरफ रास्ता दिखाता है। अच्छा, तो इस अमल को कानूनी जुबान में कहते हैं एक्सह्यूमेशन, यानी कब्र कुशाई। और ये कोई आम कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये ज़ाब्ता फौजदारी, जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं, उसकी दफ़ा 176(2) के तहत होती है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, इंसाफ की खातिर लाश को कब्र से निकालकर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, ये इंतहाई कदम आखिर कब और क्यों उठाया जाता है? देखिए, कानून हर केस में इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजूहात का होना ज़रूरी है। देखें, अदालतें कब्र की हुर्मत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, इसलिए कब्र कुशाई की इजाज़त सिर्फ चंद ख़ास सूरतों में ही मिलती है। जैसे कि पहली वजह, जब किसी को दफना दिया जाए और बाद में शक हो कि मौत तबई नहीं थी बल्कि कत्ल था। दूसरी वजह, अगर पहले पोस्टमार्टम हुआ ही ना हो और अब मौत की वजह जानना लाजमी हो गया हो। तीसरी सूरत यह हो सकती है कि वर्सा को पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही शक हो और वो चाहते हों कि दोबारा मुआयना हो। और हाँ, एक चौथी वजह भी है, किसी नामालूम शख्स की शनाख्त कंफर्म करने के लिए। अच्छा, वजूहात तो समझ आ गईं। अब सवाल यह है कि इस अमल को शुरू करने के लिए कानून का दरवाज़ा कैसे खटखटाया जाए? मतलब, ये इख्तियार है किसके पास? यहाँ ना एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। दरख्वास्त देने वाले लोग अलग हैं और हुक्म जारी करने वाली अथॉरिटी अलग है। जैसे मुतवफ़्फ़ी के कानूनी वर्सा, वालिदैन, बीवी, बच्चे, वो दरख्वास्त दे सकते हैं, या फिर पुलिस, अगर उसे तफ्तीश के दौरान कोई नए सबूत मिल जाएं। लेकिन हुक्म जारी करने का जो फाइनल अख्तियार है ना, वो सिर्फ इलाका मजिस्ट्रेट के पास होता है। और हाँ, अगर मजिस्ट्रेट दरख्वास्त मुस्तरद कर दे तो फिर सेशन जज या हाई कोर्ट से भी रुजू किया जा सकता है। चलें, अब ज़रा इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि ये जो इतना पेचीदा लग रहा है ना, ये थोड़ा आसान हो जाए। तो ये पूरा अमल बुनियादी तौर पर 7 मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहला कदम, वर्सा या पुलिस मजिस्ट्रेट को एक तहरीरी दरख्वास्त देते हैं। फिर दूसरा कदम, मजिस्ट्रेट साहब इस दरख्वास्त का जायज़ा लेते हैं, देखते हैं कि भाई कोई ठोस वजह है भी या नहीं। तीसरा कदम, अगर मंजूरी मिल जाए तो महकमा सेहत को एक मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया जाता है, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स होते हैं। चौथा कदम, फिर मजिस्ट्रेट, डॉक्टर्स, पुलिस और वर्सा सबकी मौजूदगी में कब्र खोली जाती है। पांचवां कदम, डॉक्टर्स मौके पर ही मुआयना करते हैं और अगर ज़रूरत हो तो सैंपल्स इकट्ठे कर लेते हैं। छठा कदम, ये सब होने के बाद लाश को पूरे एहतराम के साथ दोबारा दफन कर दिया जाता है। और सातवां यानी आखिरी कदम, मेडिकल बोर्ड अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को जमा करवा देता है। तो इस सारे अमल का, इतनी मेहनत का मकसद सिर्फ एक चीज़ है, डॉक्टर की रिपोर्ट। यही वो कागज़ का टुकड़ा है जो सच्चाई से पर्दा उठा सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर इस रिपोर्ट में होता क्या है? देखें, कब्र कुशाई के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनती है ना, वो एक बहुत ही हसास डॉक्यूमेंट होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों को सिर्फ मौत की वजह नहीं देखनी, बल्कि उन्हें उन कुदरती तब्दीलियों को भी ज़हन में रखना पड़ता है जो दफनाने के बाद जिसमें आ जाती हैं। रिपोर्ट के सबसे पहले हिस्से में होती है लाश की शनाख्त। डॉक्टर इसमें लिखता है कि वर्सा ने लाश को कैसे पहचाना, कपड़ों से या शायद किसी जिस्मानी निशान से, और साथ ही कब्र और कफन की क्या हालत थी ये भी नोट किया जाता है। अब जाहिर है, वक्त गुजरने के साथ जिस्म तो गल सड़ जाता है, लेकिन हड्डियां बाकी रहती हैं। तो डॉक्टर उन्हीं हड्डियों का मुआयना करते हैं। वो ये देखते हैं कि क्या खोपड़ी या पसलियों में कोई फ्रैक्चर तो नहीं, या गोली का कोई ऐसा निशान तो नहीं बचा जो किसी तशद्दुद की तरफ इशारा कर रहा हो। और फिर आता है रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा। अगर शक हो कि जहर दिया गया था, तो अंदरूनी आज़ा के नमूने, जिन्हें विसरा कहते हैं, वो केमिकल एनालिसिस के लिए लैब भेजे जाते हैं। और अगर शनाख्त कंफर्म करनी हो तो दांत या रान की हड्डी से डीएनए टेस्ट भी हो सकता है। ये वो सबूत हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते। सब कुछ करने के बाद आखिर में डॉक्टर अपनी फाइनल ओपिनियन देता है। वो बताता है कि उसके ख्याल में मौत की वजह क्या थी, क्या वो तबई थी, किसी चोट से हुई या जहर से। लेकिन हाँ, एक बात और भी है,
अगर जिस्म बहुत ही ज्यादा गल चुका हो तो डॉक्टर ये भी लिख सकता है कि भाई हतमी तौर पर मौत की वजह बताना मुमकिन नहीं है। ठीक है, रिपोर्ट तो तैयार हो गई। अब सवाल ये है कि इंसाफ के रास्ते में इसकी अहमियत क्या है, मतलब इस सारी मेहनत का आखिर नतीजा क्या निकलता है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है, और इसे समझना बहुत जरूरी है, कि अगर केस में 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हों, एक पहली वाली और एक ये कब्रकुशाई के बाद वाली, तो अदालत हमेशा मेडिकल बोर्ड की इस नई रिपोर्ट को ज्यादा अहमियत देती है, और ये बात इंसाफ की फराहमी में एक फैसला कुन मोड़ साबित हो सकती है। लेकिन एक और सूरत हाल भी है। अगर मेडिकल रिपोर्ट में कोई वाज़ेह बात ना लिखी हो तो फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसी सूरत में गवाहों के बयानात और दूसरे जो हालात और वाक़यात के सबूत होते हैं ना, उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर सारा केस उन पर इन्हिसार करता है। तो आखिर में वही सवाल फिर हमारे सामने आ खड़ा होता है कि सच्चाई की तलाश में कानून कैसे मदद कर सकता है। कब्रकुशाई का ये पूरा अमल हमें दिखाता है कि कानून सिर्फ किताबों में लिखे उसूलों का नाम नहीं है, बल्कि ये इंसाफ हासिल करने का एक बहुत ताकतवर जरिया है, चाहे उसके लिए कितने ही मुश्किल रास्तों से क्यों ना गुजरना पड़े।